काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कौन सी ऐसी चीजों पर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से काम हम कर पा रहे हैं। तो क्या अगर मैं आपको कहूं कि भाई सुबह से लेके रात तक मैं बहुत अच्छी तरीके से एकदम आराम कर रही थी बेड पे मस्त लेटे हुए, और सडनली मेरी मम्मा ने आके बोला कि अरे तुम तो सारे दिन लेटी ही रहती हो, कोई काम वाम करना है या नहीं। क्या आप लोग को याद है हमने फोर्स में जब पढ़ा था तो फोर्स को हमने बोला था दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, राइट। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी थी और डायरेक्शन भी था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर जो कवर किया वो था फोर्स एंड एनर्जी के बारे में। फोर्स क्या था? पुश एंड पुल। एनर्जी क्या थी? द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो आज के इस चैप्टर में हम फर्दर उसी चैप्टर से रिलेटेड दो और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज वर्क एंड सिंपल मशीन्स, यानी कि काम और उस काम को और आसान बनाने वाली कुछ ऐसी मशीन्स जो कि हमारा एफर्ट और टाइम दोनों ही रिड्यूस कर देती हैं और हमें हेल्प करती हैं हमारे डेली टास्क्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जानते हैं कि आज हम इस चैप्टर में फर्दर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद नोइंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क। ठीक है, फिर हम जानेंगे द फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्क, यानी कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन ये काम कौन सी ऐसी चीजों पर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से काम हम कर पा रहे हैं, राइट। और कब ऐसा माना जाएगा कि काम नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में, यानी कि काम तो कर रहे हैं पर अगर थोड़ा स्मार्टली करें तो शायद हमें कम एफर्ट में उतना ही आउटपुट मिल जाए जितना हम उम्मीद कर रहे थे। यूजिंग व्हाट? यूजिंग द सिंपल मशीन्स। फिर हम जानेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड देन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस लर्निंग हम करेंगे एक फन सा क्विज। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ विथ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय वर्क। तो क्या अगर मैं आपको कहूं कि भाई सुबह से लेके रात तक मैं बहुत अच्छी तरीके से एकदम आराम कर रही थी बेड पे मस्त लेटे हुए, और सडनली मेरी मम्मा ने आके बोला कि अरे तुम तो सारे दिन लेटी ही रहती हो, कोई काम वाम करना है या नहीं। और अगर मैं ये बोलूं कि यार लेटना भी तो काम ही है, मैं भी तो आराम कर रही थी, वो भी काम है, तो क्या मैं सही हूं या गलत? तो ऑफ कोर्स सी बात है, आई एम रॉन्ग। बट देन फिर काम है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क, और वर्क को हम कैसे क्वांटिफाई करें, है ना। तो ये अब जानते हैं, राइट। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स exerted on a body causes it to move or displace, right, in the direction of the force applied। यानी कि सिंपल शब्दों में काम हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे, तो क्या उस डायरेक्शन में वो बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव की, क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई, क्या उसने कोई डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे इस मैन का एग्जाम्पल लें, वो इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ना बाय अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इस बॉक्स ने इतना डिस्टेंस कवर किया बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मैन। सो इस कंडीशन में हम बोलेंगे दैट वर्क इज डन, है ना। इस इंसान ने कुछ काम किया फोर्स अप्लाई करके, जिसकी वजह से वो बॉक्स मूव किया, इट कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, दिस इज व्हाट इज साइंटिफिकली the definition of work, right? Now work involves the transfer of energy। इस इंसान ने अपनी मस्कुलर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो एनर्जी थी उसे ट्रांसफर की ऑन द बॉक्स सो दैट इट कुड मूव, राइट, इन ऑर्डर टू अप्लाई फोर्स।
तो जहां कहीं भी वर्क हो रहा है, इन एवरी सिचुएशन देयर विल ऑलवेज बी अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस। ठीक है, वेरी सिंपल, सबको समझ में आया। वर्क क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है वर्क के वक्त। नाउ सिंबल टू रिप्रेजेंट वर्क इज कैपिटल W, राइट। SI यूनिट जैसे फोर्स की पढ़ी थी हमने, न्यूटन, इस तरह इसकी होती है जूल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ कैपिटल J। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात आती है कि मैम इस फोर्स को क्वांटिफाई कैसे करें, सॉरी इस वर्क को क्वांटिफाई कैसे करें, यानी कि वर्क हमने किया पर कितना किया, किस अमाउंट में किया, उसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, जहां पर W आपका वर्क डन है, F आपका फोर्स अप्लाइड है ऑन द बॉडी एंड D आपका डिस्प्लेसमेंट है। डोंट वरी, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगी। ठीक है, सो दिस बेसिकली इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन, राइट। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क आपने किया है, राइट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने की है वो ये है कि जो वर्क डन है इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। क्या आप लोग को याद है हमने फोर्स में जब पढ़ा था तो फोर्स को हमने बोला था दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, राइट। मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी थी और डायरेक्शन भी था। ऑन द अदर हैंड वर्क जो है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं है, and that is the reason work is a scalar quantity. This is a very important point to note. ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, right? Work is a scalar quantity. It does not have any direction. आप किसी डायरेक्शन में काम नहीं करते, but it only has a numerical value, amount of work, quantity of work. उसे quantify कर सकते हैं in terms of a numerical value, direction specify नहीं कर सकते। ठीक है, Now, a very fun and easy question for you all. बहुत ध्यान से पढ़ना, हर एक चीज नोट डाउन करना कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं और एक साथ सॉल्व करेंगे, राइट। इजी इजी। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि आपसे क्या पूछा है, कितना वर्क किया गया व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, यानी कि कैलकुलेट करना है वर्क, फोर्स दिया है 20 न्यूटन और इट पुशेज एन ऑब्जेक्ट बाय 10 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 10 मीटर्स का। ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। नाउ एज पर द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑन विच द वर्क इज डन। ठीक है, नाउ फोर्स हमें दिया हुआ है 20 multiplied by 10 meters, this will be 200, but 200 what? Apples, potatoes, Maggi, pizza, 200 joule, right? हमेशा जब भी आप वैल्यू लिख रहे हैं उसके साथ उसकी यूनिट लिखिए। अगर आपने सिर्फ वैल्यू लिख दी, this will not make any kind of sense. You will always have to write the unit of that particular value as well, quantity as well, है ना। तो 200 joules is the right answer which we can see over here as well, है ना। very simple, very easy। ठीक है, I hope यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलो फिर let's move ahead। ठीक है, now जैसा कि मैंने आपको बताया फोर्स, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये वर्क डिपेंडेंट है, यानी कि ये वर्क 0 हो सकता है या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है। तो पहला जो ऐसा फैक्टर है वो है फोर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा केस ले लें जहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा किसी बॉडी पे, यानी कि फोर्स हो गया 0, then in that case it is said that no work is done, कोई काम नहीं किया गया। क्यों? Let me just tell you, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना।
अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई जब कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया जा रहा तो फोर्स हो गया जीरो, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, तो वर्क यहाँ पे हो गया नील, यानी कि कोई काम नहीं किया गया। तो अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ ऑब्जेक्ट, तब तक कोई भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वर्क किया गया है। ठीक है, देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ force applied and along with it the displacement needs to take place। अब ये displacement क्या होता है? तो बच्चा displacement is the shortest distance between the initial and the final position of a body। ठीक है, initial और final position के बीच का shortest distance। अब इसे समझते हैं, ये point A है, ये point B है और ये point C है। ठीक है, अब यहां से हमारा राजू जो है पॉइंट ए से गया पॉइंट बी तक। अब राजू को लगा कि नहीं यार, पॉइंट बी पर भी ना वो गोलगप्पे वाले भैया तो नहीं मिल रहे जो मेरे फेवरेट हैं, चलो मैं दूसरी जगह पे जाकर देखता हूँ, शायद वहां मिल जाए वो भैया। फिर वो गए चलते हुए पॉइंट सी तक और यहाँ उन्हें मिल गए बहुत ही अच्छे वाले गोलगप्पे भैया, जो बड़े ही टेस्टी गोलगप्पे बना के देते हैं, एकदम तीखा तीखा पानी और बहुत ही सस्ते दामों में भी। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें या ये पूछें, कैलकुलेट करना चाहें कि कितना डिस्टेंस राजू भैया ने कवर किया, तो भाई A टू B, B टू C हमें पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वहीं अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है राजू भैया की, है ना, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? दिस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट किसका? राजू भैया का। किस चीज के लिए? टेस्टी गोलगप्पे ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मैं बस ये चाहती थी कि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ जाए, सो दैट आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब बैक टू वर्क। नाउ फोर्स जीरो हुआ तो नो वर्क डन, तो एक फैक्टर समझ में आया कि फोर्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा, इफ ऑन अप्लाइंग फोर्स, कि भाई चलो फोर्स भी अब अपने अप्लाई तो कर दिया, तो फोर्स तो इक्वल टू जीरो नहीं है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स हमने जरूर अप्लाई किया है, बट नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, डी जीरो हो गया, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो देर इज एब्सोल्युटली नो वर्क डन। अगेन गोइंग बाय द सेम फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो दिस मीन्स वर्क ऑल्सो बिकम्स जीरो। सो बाय दिस वी लर्न दैट हमारा जो वर्क है, यानी कि जो काम हमने किया, वो दो चीज़ों पे मेजरली डिपेंड करता है, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब ये माना जाएगा कि कोई वर्क नहीं हुआ? या तो फोर्स अप्लाई ना हो, या फिर दूसरी कंडीशन जहां फोर्स अप्लाई हुआ लेकिन बॉडी मूव नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह से शुरू करूं किसी दीवार को धक्का देना और वो दीवार रात तक भी 1 मिलीमीटर भी ना हिले, और मैं थक हार के बोलूं कि अरे भाई आज तो बहुत सारा काम कर लिया, तो क्या सोनाक्षी मैम सही बोल रही हैं? नहीं ना, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो फिर वर्क कहां से आया, राइट? वन सच एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप लोग मुझे यहां बताओगे कि इन तीनों सिचुएशंस में 1, 2 एंड 3, इन तीनों सिचुएशंस में कहां कहां वर्क हो रहा है, कहां नहीं। लेट्स गो वन बाय वन। आप इतने वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इफ वी सी द इमेज 1, ठीक है, यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची, शी इज स्लीपिंग, राइट। नींद भाई सबको बहुत प्यारी है, बहुत मजे आते हैं, लेकिन पढ़ाई भी करनी चाहिए और वो सपने पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नींद को थोड़ा कंट्रोल में रखें और पढ़ाई भी करें उसके साथ साथ, है ना। तो सिंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो नो वर्क डन। ठीक है, एब्सोल्युटली नो वर्क डन इफ यू कंसिडर इमेज नंबर 1। नाउ इमेज नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे ये आदमी बड़ी ही मेहनत से भाई एक बॉक्स को धक्का दे रहा है एक स्लोप पे, है ना, और बॉक्स मूव भी कर रहा है, फोर्स इस तरफ है, इतना इसने जो डिस्टेंस है वो भी कवर कर लिया, तो यहाँ पर वर्क हुआ है,
वर्क इज डन। ठीक है, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी इमेज नंबर 3। अब यहाँ पे बड़ी ही सिंसियरली आप जैसा ही एक बच्चा बैठ के रिवाइज कर रहा है अपने एग्जाम के लिए, है ना, लेकिन सिंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई भी डिस्टेंस, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सो अगेन नो वर्क डन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन सच केस जहां पे कोई काम नहीं किया जा रहा। साइंटिफिक टर्म्स में ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, ओके। नाउ फाइनली वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज सिंपल मशीन्स, यानी कि द डिवाइसेस with few or absolutely no moving parts used to modify motion, पहली चीज, and the magnitude of force, दूसरी important चीज, in order to perform work। सिंपल भाषा में सिंपल मशीन्स वो हैं जो पहली चीज हमारे एफर्ट को कम करने में मदद करती हैं और इसकी वजह से जो हमें टाइम लगता है कोई काम करने के लिए उसे भी कम करने में मदद करती हैं, यानी कि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट हम इन मशीन से ले सकते हैं। ऐसी मशीनें जो ह्यूमंस का काम आसान कर दे वही हैं सिंपल मशीन्स। ठीक है, इट मेक्स आवर डेली टास्क्स इजियर, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। तो जो आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो हैं 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। द फर्स्ट वन इज व्हील एंड एक्सल, सेकेंड इज इंक्लाइन प्लेन, वेज, स्क्रू, लिवर और पुली। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कवर करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये मशीन्स हमें हेल्प कर रही हैं, राइट, और इनके एक आध एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद व्हील एंड एक्सल। तो व्हील बच्चा पार्टी एक ऐसा इन्वेंशन था ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में, जिसने लिटरली रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो हमारे काम में लेकर आए। क्योंकि जहां हम इतने भारी भारी लोड, इतने भारी भारी सामान को खुद के कंधे पे लेके चलते, जिससे कितनी डिफिकल्टीज आती थी, अब वहीं हमने एक सर्कुलर व्हील में एक सिलिंड्रिकल एक्सल जब अटैच कर दिया तो उसके ऊपर अपना सारा लोड रख के और हम आसानी से उसे अपने सामान को, कितना ही हैवी सामान हो, लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, सो अ व्हील एंड एक्सल इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ सर्कुलर फ्रेम which is the wheel that you can see over here, right, that revolves on a shaft or a rod which is the axle। तो बेसिकली आपका व्हील इस तरह होता है, ठीक है, और इसके बीच में से एक आपकी एक्सल जाती है, राइट, जिसके ऊपर ये रिवॉल्व करता है ना, इट मूव्स, राइट। नाउ इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन याद है सबको, जो हमारा मूवमेंट अपोज करने में बहुत ज़्यादा एक्ट करता है, राइट, उसी को थोड़ा और कम करने के लिए और मूवमेंट को आसान बनाने के लिए ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस कैरिंग वेरी वेरी हैवी लोड्स, ये व्हील और एक्सल काम करते हैं बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, एंड सेकेंड एडवांटेज क्या है व्हील एंड एक्सल का? इट मेक्स इट ईजियर टू कैरी हैवी लोड्स टू ग्रेटर डिस्टेंसेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पीठ और कंधे पे रख के आपको ले जाना पड़ता, वहीं व्हील और एक्सल ने उस काम को उतना ही आसान बना दिया, है ना। तो हुआ ना रेवोल्यूशनरी चेंज, राइट। ठीक है, अब चलते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन पे, विच इज इंक्लाइंड प्लेन। तो ये कैसा मशीन होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, इसका बेसिकली एक स्लोपिंग सरफेस होता है जिसके ऊपर आप अपने हैवी लोड्स को आसानी से कैरी कर सकते हो टू ग्रेटर हाइट्स। अब देखो, कोई भी सामान जो फ्लोर पे रखा है उसे उठाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रेट उसे पुल करो या हल्का सा टिल्ट करके ओवर एन एंगल उसे पुश करो, है ना। तो इवन दो स्ट्रेट पुल करने से शॉर्टर डिस्टेंस होगा, लेकिन फोर्स उतना ही ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उस हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक स्लोपिंग सरफेस पे उसे पुश करो तो फोर्स आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा, है ना। दिस इज हाउ द इंक्लाइन प्लेन इज हेल्पिंग अस टू बेसिकली लिफ्ट
heavy objects to literally very great heights. ठीक है, so advantage क्या है? It makes it easier to lift heavy objects to greater heights. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल हैं साइडवॉक रैम्प्स, इंक्लाइंड कन्वेयर बेल्ट्स जिनके ऊपर बहुत सारा हेवी सामान आसानी से ऊंचाई तक आप लेके जा सकते हो विद मिनिमम फोर्स एंड मैक्सिमम आउटपुट, जो हमारी बेसिकली सिंपल मशीन्स हेल्प हमें कर रही हैं. ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड सिंपल मशीन विच इज द पुली. सो पुली इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन. ठीक है, it is a modification of what? Of wheel and axle. ठीक है, ये व्हील और एक्सिल का एक मॉडिफिकेशन है. कैसे? ये अभी हम देखते हैं. तो यहां पे व्हील तो है, देयर इज अ व्हील दैट कैरीज अ फ्लेक्सिबल रोप या कॉर्ड हो सकती है, केबल, चेन या बेल्ट ऑन इट्स रिम. ठीक है, इस तरीके का एक व्हील होता है. इसके बीच में यहाँ एक रिच प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू एक रोप होती है. रोप, बेल्ट, कॉर्ड कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली मॉडिफिकेशन है व्हील एंड एक्सिल का. एक्सिल को रिप्लेस कर दिया गया है विद अ रोप. इसका क्लासिक एग्जाम्पल और एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे आप सब रिलेट करेंगे वो है कुआं, यानी कि वेल, है ना. वेल में हम आसानी से बाल्टी से जो हमें पानी निकालना होता है, बाल्टी को लोअर भी कर सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं, और रस्सी को खींच के उससे ऊपर भी ले जा सकते हैं. तो इसका एडवांटेज हमें क्या दिखा? इसका तो बेसिकली जो कॉर्ड और रोप है इट रैप्स अराउंड द व्हील, है ना. ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये नीचे और ऊपर ले जाने से हम फोर्स का डायरेक्शन अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो काम हमें परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. सो इट इज यूज्ड टू ईदर रेज और लोअर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट इज हाउ द वर्क इज मेड इजी. एग्जाम्पल क्या क्या है? वेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया. फ्लैग पोल, फ्लैग को ऊपर ले जाने के लिए, हॉइस्ट करने के लिए कैसे हम रोप को एक तरफ से खींचते हैं, नीचे लेके आना है तो रोप को दूसरी तरफ से पुल करते हैं, वो नीचे आ जाता है, राइट. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी चेंज्ड यूजिंग अ पुली, राइट. ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल मशीन पे विच इज अ स्क्रू. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्क्रू? इट इज अ सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेलिकल और इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड इट. यानी कि सिंपल टर्म्स में एक स्क्रू को इमेजिन कीजिए. ठीक है, और उस स्क्रू पे इस तरीके से ये जो पूरा इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड होता है हेलिकल फॉर्म में, यानी कि स्पाइरल फॉर्म में, इसी को बेसिकली कहते हैं स्क्रू. तो क्योंकि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो रिजेस होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हेल्प मिलती है ग्रिप पकड़ने में, यानी कि चीज़ों को होल्ड करके रखने में. तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके पास जो खूब सारे खिलौने हैं या इन जनरल मशीन्स, आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ जोड़े रखने के लिए, है ना. एक एक करके अगर आप स्क्रू हटाओगे तो हर एक पार्ट डिसइंटीग्रेट होने लगेगा, हटने लगेगा. तो क्योंकि वो स्क्रूज के बीच में ये जो रिजेस थे, इससे मिलती है ग्रिप, जिसकी वजह से डिफरेंट पार्ट्स को होल्ड करना आसान बन जाता है. और इसीलिए अगर आप स्क्रू का एडवांटेज देखें तो it is used to hold things together, first advantage, and second is it helps to modify the force applied, right. Example क्या है? Screw, bolt, clamp, right. All of these are examples of screws. Okay, चलो let's move ahead. Okay, now next question for all of you. A flag pole, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था. आई एम श्योर सभी को आंसर आता होगा, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और फिर वापस आना. ठीक है. A flagpole is an example of which simple machine? The options that are given to you are lever, inclined plane, pulley, or wheel and axle. Now let's see what is the right answer. The answer is a flagpole is basically a pulley, right? और हम ये भी जान चुके हैं कैसे हम यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ काइंड ऑफ सिंपल मशीन विच इज अ वेज. अब ये वेज कैसा होता है भाई? इट इज अ ऑब्जेक्ट दैट टेपर्स इनटू अ थिन एज. जैसा कि आपने एक एक्स देखा होगा, राइट.
यहां पर ये इट टेपर्स इनटू अ थिन एज, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इट इज इजिली यूज्ड टू ब्रेक ऑब्जेक्ट्स अपार्ट, राइट, एंड विद मिनिमम फोर्स मैक्सिमम आउटपुट इज अचीव्ड। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो एक बहुत ही स्मॉल एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आउटपुट यानी कि जो हमें काम कराना था वो हमें मिल जाता है। एंड छोटे से एरिया में बहुत सारा फोर्स एक साथ जब लगेगा तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर अस टू एक्चुअली ब्रेक अपार्ट थिंग्स। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, एक तो एक्स हमने समझा, दूसरा ये वेज एक और चीज में हेल्प करता है, जैसे कि नेल को अगर आप देखें तो चीजों को होल्ड करने के लिए भी, क्योंकि नेल आसानी से जब दीवार में चली जाती है तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो वेज इन दोनों ही चीजों में आपको हेल्प करता है एज अ सिंपल मशीन, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट काइंड ऑफ सिंपल मशीन, द सिक्स्थ काइंड विच इज द लीवर। तो लीवर बेसिकली क्या है? इट इज अ बार और अ बोर्ड दैट रेस्ट्स ऑन अ फलक्रम, ठीक है। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट अ बोर्ड जो कि एक फलक्रम पर रेस्ट कर रहा है। इट हैज टू एंड्स। कौन से दो एंड हैं? एक होता है एफर्ट आर्म, दूसरा होता है लोड आर्म, ठीक है। यानी कि एक जगह पर आप एफर्ट लगाते हो तो दूसरी जगह से जो लोड है उसे आप आसानी से लिफ्ट कर सकते हो या अपने काम को और इजियर बना सकते हो, ठीक है। सो अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन वन एंड, द एफर्ट एंड, is transferred to the other end to increase the force and lift heavy objects. Again, magnitude of force को increase करने के लिए with minimum effort हम लीवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, right? It is what? It is basically a board जिसके दो arms हैं, दो ends हैं, एक effort arm और एक load arm. Now, position fulcrum की कहाँ पर है? इसके according हम अभी देखेंगे कि लीवर के भी बहुत टाइप्स होते हैं, पर पहले जानते हैं कि एडवांटेज, इट अलाउज अ स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हमने पढ़ा, राइट। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ लीवर, ठीक है। तो पहला जो है क्लास 1 लीवर, यहां फलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट आर्म, द वेरी सिंपलेस्ट काइंड एंड द काइंड जो आपने मोस्टली अभी तक यूज भी किया होगा और देखा भी होगा अपने चारों तरफ, है ना, राइट। एग्जाम्पल बीइंग सीसॉ, भाई हम सबका फेवरेट बचपन में सीसॉ, बड़े मजे आते थे, है ना। एक तरफ एक दोस्त बैठ गया, दूसरी तरफ दूसरा दोस्त बैठ गया, आप बैठ गए और ऊपर नीचे, है ना, मजे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सिजर्स, राइट। एक और जो है वो है बैलेंस, है ना, बैलेंस स्केल, ठीक है। ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं क्लास 1 लीवर के, यानी कि जो बोर्ड है उसके बीच में फलक्रम है, तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, ये दोनों ही ऑपोजिट साइड पे हैं, ठीक है, और इनके बीच में प्रेजेंट है आपका फलक्रम। अब देखते हैं जो क्लास 2 लीवर्स होते हैं, यहाँ क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो लोड आर्म है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम, यानी कि फलक्रम यहाँ है, ठीक है, दिस इज द फलक्रम, यहां पर लोड आर्म है और यहां पर एफर्ट है, ठीक है। लोड इज प्रेजेंट बिटवीन द एफर्ट एंड फलक्रम, एग्जांपल बीइंग व्हील बैरो, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ क्लास 2 लीवर्स आर। देन वी सी द डिफरेंट इवन मोर एग्जांपल्स ऑफ क्लास 2 लीवर्स विच आर नेल क्लिपर, ठीक है, स्टेपलर, व्हील बैरो, बॉटल ओपनर, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 2 लीवर्स, यानी कि ऐसे लीवर्स जिनका फलक्रम एक साइड पे है, फलक्रम और एफर्ट आर्म के बीच में आपका लोड आर्म आता है, राइट। ओके, नाउ वी सी द क्लास 3 लीवर्स। अब यहाँ पे एफर्ट बीच में आ रहा है लोड और फलक्रम के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द फलक्रम, राइट, यहां हो जाएगा आपका एफर्ट
और यहां होगा आपका लोड, ठीक है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फिशिंग रॉड। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड नाउ। अदर एग्जांपल्स आर ह्यूमन जॉ एंड ब्रूमस्टिक एज वेल, राइट? ठीक है, अनदर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, व्हिच मशीन इज यूज्ड टू स्प्लिट थिंग्स और होल्ड देम टुगेदर? बहुत ध्यान से पढ़ना और आंसर करना, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही मशीन कर रही है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ऑप्शंस जो हैं वो कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है? स्प्लिट थिंग्स एज वेल एज होल्ड देम टुगेदर। व्हाट आर दी ऑप्शंस? लीवर, इंक्लाइन प्लेन, वेज, व्हील एंड एक्सिल। सो लेट्स सी क्या आंसर है, ठीक है? एंड द आंसर इज वेज। वेज को, जैसा मैंने बोला, अगर एक्स को ले तो एक्स कैन बी इजिली यूज टू स्प्लिट थिंग्स अपार्ट, तोड़ने के लिए, ठीक है? और वही नेल भी एक वेज है, नेल को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, राइट? ओके, नाउ हियर आर सम कीवर्ड स्टूडेंट्स, जैसे पिछले क्लास में भी हमने फॉलो किया था, हम हर चैप्टर में ये चीज फॉलो करेंगे बेसिकली, सो दैट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू सम वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इन जनरल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स। कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको थ्रू आउट क्लास ऐसा लगा हो कि इसका मीनिंग नहीं आता, आप सीधे कीवर्ड सेक्शन में आ सकते हो, जहाँ पे सारे ही जो टर्म्स हैं वो डिफाइंड हैं, ठीक है? एनर्जी, फोर्स, मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, मोशन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, राइट? ओके, नाउ अब आप लोग के बेनिफिट के लिए यहाँ पर एक माइंड मैप बनाया गया है, यानी कि जो भी हमने पूरा कवर किया अंडर वर्क एंड सिंपल मशीन्स, उसे एक शॉर्ट फॉर्म में थ्रू अ माइंड मैप आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? तो एक शॉर्टर स्पैन में अगर आपको एकदम रिवाइज करना है जस्ट बिफोर द एग्जाम, इफ यू वांट टू रिवाइज व्हाट इज वर्क, व्हाट आर सिंपल मशीन्स, यू कैन जस्ट लुक फॉर दीज माइंड मैप्स और आपका पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है? तो वर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई? इसका सिंबल है कैपिटल W, SI यूनिट है जूल, फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। पहला होता है फोर्स, अगर ये 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो जाएगा। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, अगर ये 0 हो गया तो वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था कि फोर्स अप्लाइड रिजल्ट्स इन मूवमेंट, यानी कि वर्क की बेसिक डेफिनेशन, राइट? नाउ वी सी द माइंड मैप फॉर सिंपल मशीन्स। तो हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स कवर की, उन सब के यहाँ पे इमेजेस हैं, सो दैट जस्ट बाय लुकिंग इन द इमेजेस यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट कि हर एक सिंपल मशीन पहली चीज क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दूसरी चीज उनकी हमारी लाइफ में क्या एप्लीकेबिलिटी है और किस तरीके से वो हमें हेल्प कर रहे हैं, राइट? इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स और द अमाउंट ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड, राइट? फोर्स को बढ़ाया जा सकता है विद द मिनिमम एफर्ट, ठीक है? नाउ फाइनली स्टूडेंट्स, इट इज द टाइम फॉर क्विज। अभी तक आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा उसी के बेसिस पे लेट्स डू अ क्विज, राइट? नाउ दिस विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पिछली बार की तरह ही एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट मार्क्स, सो दैट आपको आंसर राइटिंग स्किल्स भी यहीं सिखाई जाएंगी, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग। वर्क इज डन व्हेन। आपको दी गई हैं 4 सिचुएशंस, आपको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन है जहां पर एक्चुअली साइंटिफिकली जो डेफिनेशन है वर्क की उसके हिसाब से काम किया जा रहा है, राइट? आप वीडियो को पॉज करके आंसर नीचे लिखो कमेंट बॉक्स में, इतने मैं यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्या यहाँ काम किया जा रहा है? फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट मूव्स। Third option is object moves without force, and fourth is force is applied but object does not move. Let's see what the answer is. And the answer is force is applied and the object moves. अगर object rest पे है तो पहली चीज यहाँ displacement 0 हो गया, जिसकी वजह से work 0 हो गया। Object moves without force, तो भाई जब force ही apply नहीं हुआ तो work कहाँ से होगा? Force is applied but object does not move, again the displacement is 0, hence the work is also 0. So the right answer is option B. ठीक है? Now let's see the second question. Choose the correct option. आपको assertion दिया है a seesaw is a type of lever. ठीक है? याद करो lever क्या था? एक बोर्ड
विच रेस्ट ऑन अ फल्क्रम, 2 आर्म्स, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, ठीक है। इट कैन मूव लोड्स विद स्मॉल फोर्स, यानी कि छोटे से छोटा फोर्स लगा के हैवी से हैवी लोड हम मूव कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में, इतने हम आगे चल के देखते हैं व्हाट इज द आंसर। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल सही बात है, तभी तो लीवर एक सिंपल मशीन है, क्योंकि हमारा काम आसान बना रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन नो वर्क इज बीइंग डन, यानी कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है इसमें से जहां कोई काम नहीं किया जा रहा। ऑप्शंस, पुशिंग अ वॉल विथ फोर्स, लिफ्टिंग अ बुक, पुलिंग अ वैगन, रोलिंग अ बॉल। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। एंड द आंसर ऑफ कोर्स इज पुशिंग अ वॉल विथ फोर्स, क्योंकि कितना मर्जी फोर्स लगा लो, the wall will not move. It is almost impossible for you single-handedly to move a wall by just applying some amount of force. तो क्या हुआ? Displacement 0, no work done. ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे subjective questions पे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? A force, पहली चीज आपसे पूछ रहे हैं define work, है ना। पहले आपको वर्क के बारे में बताना है। This will carry 1 mark, एक सिंपल लाइन में आप लिख सकते हैं। फिर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes it to displace through a distance. Work done by the object in doing so is 100 joule. Calculate the displacement. ठीक है, तो एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं by defining work. So work is said to be done when an external agent, that is the force, applied on a body causes it to change its position or location. Simple words में, यानी कि फोर्स अप्लाई करने से जब मूवमेंट हो, डिस्टेंस कवर हो, पोजीशन में चेंज हो, वो वर्क है। अगर आप इतना लिख देंगे, यू विल इजीली, आई गारंटी यू, स्कोर द 1 मार्क, राइट। अब आते हैं इस न्यूमेरिकल पे, तो मेरे साथ साथ सॉल्व करना, ठीक है। नाउ दिस न्यूमेरिकल इन इटसेल्फ इट कैरीज 2 मार्क्स, तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स इस पूरे क्वेश्चन को मिले हुए हैं। ठीक है, अब एक एक करके लिखते हैं कि भाई हमें क्वांटिटीज क्या क्या दी हुई हैं एंड हमें ढूंढना क्या है, व्हाट डू वी हैव टू फाइंड। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो जल्दी से लिख लो, फोर्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, 50 न्यूटन, राइट। व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कॉजेज इट टू डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस। वर्क डन इज 100 जूल, तो वर्क कितना हुआ? 100 जूल। तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं दिया। Now according to the formula of work we know that work is what? Force into multiplied by displacement. वर्क हमें क्या दिया है? 100 जूल। फोर्स हमें दिया है 50, हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब 50 को यहाँ ले आओ 100 के नीचे, 100 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कट, 5 2s are 10, तो 2 मीटर्स आपका डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ बाय दिस पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। आई होप सभी का आंसर आया हो, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां आपसे पूछ रहे हैं एक लीवर क्या होता है, व्हाट इज अ लीवर। स्टेट इट्स एडवांटेजेस, यानी कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं हमारे लिए, एंड मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ लीवर्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, राइट। दिस कैरीज 3 मार्क्स, राइट। ठीक है, अब देखते हैं इसे आंसर कैसे लिखेंगे हम। तो बेसिकली एक लीवर क्या है? इट इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ बार resting on a fulcrum. These are keywords that I am circling, तो इनको आंसर में जरूर लिखना, बिना इनके you will not get the full marks. It has an effort and a load arm, ठीक है। एडवांटेज क्या है? By applying minimum force, heavier objects can be lifted easily, ठीक है। मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट। हमने 3 टाइप्स ऑफ लीवर्स पढ़े, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। अब यहाँ पे आपसे पूछा है एनी 2 टाइप्स, तो ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप कौन से 2 टाइप्स को मेंशन करना चाहते हो। यहाँ मैंने फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में लिखा है, ठीक है, गिविंग द एग्जांपल एज सीसॉ, एंड सेकंड क्लास लीवर गिविंग द एग्जांपल एज व्हील बैरो, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज अ सिंपल मशीन। दिस कैरीज 1 मार्क,
ठीक है, क्योंकि आपको एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी है। मेंशन एनी 4 सिंपल मशीन्स गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो 4 सिंपल मशीन्स हैं, 4 आप मेंशन करोगे, हर एक का एक एक मार्क मिलेगा। इस तरह पूरे 5 मार्क्स कवर हो गए। तो पहले सिंपल मशीन्स को डिफाइन करते हैं। These are devices that help in reducing human effort in performing daily tasks by changing the magnitude, that is the amount of the force or the direction of the force applied. यानी कि हमारा टाइम रिड्यूस करने में, हमारा एफर्ट रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, लेकिन जो हमें काम करना है वो काम बकायदा हमें वैसा ही मिलता है, यानी कि मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, जो मैं आपको बताती आ रही हूँ, राइट। अब हमने 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स कवर की। आप कोई भी 4 टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैंने इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताया है, जो हमने पढ़ा था, राइट। इंक्लाइन प्लेन स्लोपिंग सरफेस का बना होता है, इसका क्या एडवांटेज और इसके एग्जाम्पल्स। हमेशा हमेशा आप जब भी मेंशन कर रहे हो, मशीन के बारे में लिखो, उसके एडवांटेज लिखो, उसके एग्जाम्पल लिखो, राइट। दिस इज हाउ यू बेसिकली राइट एन आंसर, राइट। फिर व्हील एंड एक्सिल सर्कुलर फ्रेम का बना है और एक रॉड है जो एक्सिल है, एडवांटेज लिख दिए, राइट। ठीक है। पुली, अ व्हील दैट कैरीज अ फ्लेक्सिबल रोप ऑन इट्स रिम। ठीक है। अ कॉर्ड या रोप रैप्स अराउंड अ व्हील, एडवांटेज हमने लिख दिया। ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, वेल हो गया, फिर आपका फ्लैग पोल हो गया। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, मेंशन दैट एज वेल। स्क्रू, सर्कुलर सिलेंडर है, एक इंक्लाइन प्लेन, उसके चारों तरफ रैप्ड है। ठीक है, एडवांटेज आपने लिख दिया, एग्जाम्पल्स आपने लिख दिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टुवर्ड्स एन एंड हमारे सेकेंड चैप्टर को लेके, विच इज वर्क एंड सिंपल मशीन्स। आई होप इसके बाद आपके जितने भी डाउट्स, जितनी भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सारी सॉल्व हो गई होंगी, राइट। अब आपके लिए मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो वीडियो है प्लीज़ वॉच इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस पूछे गए पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए अच्छे से, राइट, सो दैट यू कैन सेल्फ एनालाइज। आप खुद का असेसमेंट कर सकते हो कि कितना आपको समझ में आया। कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं डाउट रहता है तो वो बताइए, वी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू एंड ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, राइट। बट ज़रूर वीडियो को देखिए, आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, आपकी लर्निंग को और एक्सपैंड करने में। ठीक है, नाउ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।